कैसे हो बच्चों आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आप सभी को बताया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का जो है, भूगोल का जो है चैप्टर 1, जो कि आपको दिख रहा होगा, संसाधन एवं विकास। आपको क्या करना है ना कि आपको जो है ना अच्छे से जो है पालथी लगा के आराम से बैठना है, मोबाइल लेके, और आराम से अगर कॉपी कलम हो सके संभव तो ले लीजिए, नहीं तो बस एक बोतल पानी लीजिए और आराम से बैठिए। और पूरा जो है आपको इस ये चैप्टर करवा दूंगा, संसाधन और विकास। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जो है बस रापचिक तरीके से याद हो जाएगा और कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने का किताब, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक जो है वॉच करना है। अगर एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले चैनल पे बाय राहुल सर आप पहले आए हैं तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 10th और 12th वाले छात्रों को इस पे सारा सब्जेक्ट का एक एक नोट्स और एक एक वीडियोस चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आने वाला है आप सभी को बहुत ही मजा, ठीक है ना। चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। और मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी चैप्टर हार्ड होता है। बस आपका जो है दिल अच्छे से वर्क करना चाहिए, दिमाग जो है कंसंट्रेट होकर कोई चीज को सुनिए। आप ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तभी आपको याद होगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान में हम लोग एसएसटी भूगोल में संसाधन एवं विकास के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या होता है संसाधन, किसको कहते हैं हम लोग संसाधन? रिसोर्सेस, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रिसोर्सेस। बहुत सारे प्रकार के जो है ना संसाधन पाए जाते हैं, जिससे आज हमारा पृथ्वी जो है और जितने भी संसाधन पाए जाते हैं सब पृथ्वी के तल में ही पाए जाते हैं। जो भी संसाधन आज हम जितने भी संसाधन से ये चाहे मतलब कि घर बना रहे हैं, चाहे जो है यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो सब संसाधन से ही जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ाता हूं और आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। आप लोगों को करना क्या है ना, समझाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी समझिएगा, क्योंकि आप सभी समझिएगा नहीं जैसा तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए संसाधन क्या होता है। देखिए यहाँ पे संसाधनों का वर्गीकरण दिया हुआ है। कह रहा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और प्रयुक्त की जाने वाली, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध और जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। कहता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मान लीजिए आपको बैठना है तो उसके लिए क्या चाहिए? चेयर चाहिए। तो लकड़ी का चेयर बनता है, आपको पता ही है, तो वो भी एक संसाधन है। कहाँ से लकड़ी आता है? तो पेड़ पौधों से आता है, जंगलों से आता है, तो संसाधन हो गया। अब आपको मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? बाइक चाहिए। और बाइक में क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी एक संसाधन से ही आता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज जो है संसाधन, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और वातावरण में प्रत्येक वस्तु जो है वो सभी क्या है? संसाधन है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम उसे संसाधन कहते हैं। सिंपली भाषा में आपको सीखना है। मैंने बोला ना आपको कि रापचिक तरीके से आपको याद करवाऊंगा, बस तोरास के जे छे ने बढ़िया से बैठ कर वीडियो देखना है, ठीक ना। अब देखो संसाधनों का वर्गीकरण, दूसरा पॉइंट है संसाधनों का वर्गीकरण। हम में एक बात कहे छी, विद्यार्थी का स्थिरता मन से कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर पढ़ना चाहिए। अगर उसको याद ना हो तब तुम मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है अब संसाधन का विकास। संसाधनों का विकास अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तुम लोग को पता ही होगा। संसाधनों का विकास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तुमको बता दें, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, संसाधन के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। संसाधन के जो प्रकार है यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, संसाधन के जो प्रकार हैं
4 प्रकार हैं टोटल। टोटल जो है ना 4 प्रकार है दोस्तों। क्या है? 4 प्रकार है टोटल। ठीक है, 4 प्रकार तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा संसाधन का। अब पहला जो है वो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। कौन सब है? जैव है और अजैव है। दूसरा है समानता के आधार पर। ठीक है ना, सीधा बोलना है, समयता के नहीं, समानता के आधार पर। कौन सब है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय योग इसलिए लिखा है और नवीकरणीय योग इसलिए लिखा है, हमको सीधा नवीकरणीय बोलना है और अनवीकरणीय बोलना है। ठीक है ना, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है ना। जैव किसे कहते हैं? जिसमें जीव हो उसे जैव कहते हैं। अजैव किसे कहते हैं? जिसमें जीव ना हो, जो निर्जीव हो, उसे अजैव कहते हैं। और नवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसे हम मतलब कि बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बार बार। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, वे संसाधन जिनकी विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। पुनः उपयोगी जो है बनाया जा सकता है, यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिख दिया है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला यहाँ पे देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा है? जैव। ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीव हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य प्राणी जात जितना भी है, सब जैव संसाधन है। ठीक है ना। अब अजैव संसाधन क्या है? यहाँ पे लिखने मिस किया है, अजैव होना चाहिए। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने, धातुएं। जैसे क्या? चट्टाने और धातुएं। उसके बाद जो है समानता के आधार पर देखिए, संसाधन 2 होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें हम विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन का, जैसे वायु, जल आदि। इन सभी को हम जो है मतलब कि यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है पुनः बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः बना सकते हैं। उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे क्या है? आगे है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय। 2 नंबर क्या है? अनवीकरणीय। समानता के आधार पर वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसका निर्माण विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ हो, मतलब कि इसका जो निर्माण होता है ना, वो लाखों वर्षों के बाद, मतलब लाखों वर्षों तक पृथ्वी तल में रहने के बाद जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे कि पेट्रोलियम। ठीक है ना, पेट्रोलियम, कोयला। ठीक है ना, ये सभी जो है ना, हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी जो है लाखों वर्ष तक जो लकड़ी होता है, जो मान लीजिए अगर मान लीजिए भूकंप आया या जो है सुनामी आया, तो उसके द्वारा जो है ना बहुत सारे पेड़ वृक्ष जो है अंदर जमीन के तल में चले जाते हैं अंदर। तो बहुत दिन के बाद, सड़ने गलने के बाद जो है ना, उसका जो ठोस अपरूप होता है ना, कार्बन का, जैसे आप लोग अपरूप जानते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और क्या कहते हैं, होता है। तो उसी प्रकार से ये जो है ना सभी धरती के तल में चले आते हैं। तो इसका धीरे धीरे जो रस निकलता है ना, वो बन जाता है खनिज पेट्रोलियम। ठीक है ना। और उसके बाद जो उसका ठोस बच जाता है, तो उसमें से कुछ कोयला बन जाता है, कुछ जो है ग्रेफाइट, कुछ हीरा। ज्यादा संश्लेषित होने के बाद, समझ गए ना, तो लंबे भौतिक अवधि के बाद ये प्राप्त होता है। जैसे में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया होगा खनिज पदार्थ। 1 नंबर में एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या? खनिज पदार्थ। अब दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उसका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे? ठीक है। देखिए, 4 होते हैं स्वामित्व के आधार पर। कितने होते हैं? 4 होते हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय, चौथा है अंतरराष्ट्रीय। अब व्यक्तिगत क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण, किसी किसान की जमीन, घर आदि। व्यक्तिगत मतलब हो गया ऐसा संसाधन जिसका मालिक एक आदमी होता है। कितना आदमी होता है? एक आदमी मालिक होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एक आदमी मालिक होना चाहिए, वो व्यक्तिगत हो गया। ठीक है ना। जैसे कि आपका जमीन हो गया, वो भी क्या है? व्यक्तिगत है। आपका घर क्या है? व्यक्तिगत है। ठीक है। आपका जो गाड़ी है वो व्यक्तिगत है। समझ गए नहीं? ये व्यक्तिगत सामान हो गया।
उसके बाद सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी उदाहरण में ले लीजिए, जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, विद्यालय, ठीक है ना, और उसके बाद मैदान, ये सभी जो है ना, जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जो सार्वजनिक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुदाय, जिसका सभी लोग उपयोग कर सकता है, वो क्या हुआ, सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि जैसे भारत देश है, भारत देश के ही एरिया में पाया जाए, मतलब भारत देश का जो जितना क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल के अंदर में पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम राष्ट्रीय संसाधन। क्योंकि भारत का अंदर पाया गया, भारत के जो क्षेत्रफल के अंदर पाया गया, तो वो भारतीय संसाधन हो गया। अब मान लीजिए अब मेरा संसाधन जब क्या कहते हैं पाकिस्तान ने पाया, तो हम बोलेंगे वो संसाधन मेरा ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के अंदर में, भारत के क्षेत्रफल के अंदर में ही पाया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, तट रेखा से 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो है मिली दूर पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। कितने पे, आपको बता दें, 200 किलोमीटर महासागरीय पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। संगठनों की निगरानी में इन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सभी देश मिलकर एक संगठन बनाता है और कहता है जो दो देश के बीच में, ठीक है ना, जो आपको दो देश के बीच में, मतलब कि मान लीजिए चीन और भारत का जो है समुद्र तटीय इलाका है, 200 किलोमीटर तक ना ही वो आ सकता है ना ही भारत जा सकता है। उसके बीच में जो संसाधन मिलेगा ना, तो सब देश बैठ के पहले बात करेगा, तब उस संसाधन को मिल बांट के खाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे जो है नेक्स्ट क्या है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, अब देखिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब विकास के स्तर के आधार पर जो है संसाधन कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कौन सब है, ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखिए विकास के स्तर के आधार पर कौन सब संसाधन है, ठीक है, चलिए के स्तर के आधार पर कौन सा, देखिए पहला आपको है क्या, संभावी, क्या है, संभावी संसाधन है। पहला क्या है हम लोग का, संभावी है, ठीक है ना, संभावी हो गया पहला। दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारी संसाधन, चौथा है संचित संसाधन। देखो पढ़ने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, तोरा से पढ़े ले जे छे, माँ बाप कभी नहीं कहेगा किसी को। अगर आपको टॉपर बनना है, मैट्रिक में टॉप करना है, तो आपको खुद से लगन लगाना पड़ेगा, खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप टॉप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, किसी भी प्रकार का आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, मेरा भी ऑफलाइन क्लास चलता है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कीजिए। एक चीज को 2 बार समझिए, तब जाके आप टॉपर बनने का आपका चांस बनता है, वो भी 100% में कितना, 70%। घर पे आप 24 घंटा में आप 21 घंटा पढ़ते हैं, तब जाके आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया में सब कुछ का एक मान्यता है, उस मान्यता को अगर दीजिएगा तो आपको भी सक्सेस आपके कदम चूमेगी, बस इतना ही जान लीजिए। चलिए संभावित संसाधन में बात करते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई राहुल सर, ठीक है ना, सब प्रकार का मदद करेगा राहुल सर, टेंशन नहीं लेना है कोई भी, आराम से सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एकदम दिल से खोल के पढ़ाऊंगा, तुम लोग को पूरा याद हो जाए, ठीक। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया हो, संभावित संसाधन। जैसे हिमालय पर्वत पे क्या है ना, बहुत सारे संसाधन हैं, मगर उस संसाधन को हम लोग मतलब उपयोग में नहीं ला सकते। जानते हैं कि यहाँ पे संसाधन है, मगर उसको उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वो संभावित संसाधन हो गया। मतलब जानते हैं बहुत सारा संसाधन है, उपयोग में नहीं ला सकते, उसे हम संभावित संसाधन कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो। विकसित संसाधन मतलब गुणवत्ता और क्या, मात्रा दोनों निर्धारित की जा चुकी हो, उपयोग की गुणवत्ता और
मात्रा दोनों निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। चौथा, भंडारित संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि मानव के पहुंच से बाहर है, मानव को पता है नहीं है पता, मगर वो संसाधन विद्यमान है पृथ्वी पर, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, भंडारित संसाधन। संचित संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीक ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन। मतलब कि पता है मानव को ये संसाधन जो है हमारा है, मगर उसको उपयोग में हम अभी नहीं ला सकते हैं। तकनीक के हिसाब से अगर वैसा तकनीक बना लिए हम तब उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए, संचित संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संचित संसाधन बोलेंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, आपको ध्यान से बस बैठना है और सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से आपको सुनना है, बैठ के सुनना है और आराम से जो है क्या सर बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है ताकि जो है थोड़ा सा भी मिस ना हो। अब देखिए संसाधनों का विकास कैसे होता है। देखिए संसाधनों का विकास कैसे होता है, पहला पॉइंट देख लीजिए, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित रूप से समस्याएं पैदा हो रही है। देखिए मानव ऐसा है ना जो किसी चीज को नहीं छोड़ता है, वो लोभी है बहुत ही। मानव क्या है, बहुत ही लोभी है। आपको भी 1 लाख टका मिल जाएगा ना तो आप भी लोभी बन जाइएगा, किसी को नहीं दीजिएगा, रख लीजिएगा अपने अंदर में, दबा लीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा समस्या है हम लोग के लिए, ठीक है ना। मानव बहुत बड़ा लोभी है, तो मानव को संसाधन मिला, उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, मतलब कोई उसका जो है जिम्मेवार नहीं है। अभी देख लीजिए आप शिमला में जाके, वहां पानी की कमी है, बहुत सारा ऐसा है, राजस्थान पानी की कमी है, ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये अंधाधुंध उपयोग के कारण से हुआ है। अंधाधुंध उपयोग कीजिएगा तो पानी की कमी आ गया। पहला देखिए क्यों जो है ये समस्या पैदा हो रही है, तो कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधन का ह्रास, कहता है कुछ व्यक्तियों के, मैंने बताया ना, कुछ व्यक्तियों का लालच वश मतलब कि संसाधनों का ह्रास। दूसरा है संसाधन समाज कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। देखिए कहता है संसाधन जो है ना मानव के उन आदमियों के पास आ गया है जो कि बहुत ही करोड़पति है, लखपति है, ठीक है ना। तो वो अपना मन से संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जब चाहे जो हो गया वो करते हैं, पानी चला के छोड़ दिया, ये वगैरह जो है, ये सब जो है बट गया है 2 भागों में, अमीरी और गरीबी में, ठीक है ना। इसलिए संसाधन का अति दोहन हो रहा है। तीसरा देखिए संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति के संकट पैदा हो गए, जिससे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत और अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि ये सभी जो है हो रहा है। संसाधन देखिए बराबर जो है संसाधन में क्या हो रहा है, ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है, ठीक है ना। ये सारी समस्याएं जो है पैदा हो रही है, और जिस कारण से जो है संसाधन में तापन, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि जो है हो रहा है। देखिए भूमंडलीय तापन मतलब कि अभी बहुत ज्यादा धूप, अभी के गर्मी में धूप बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, मतलब कि 38 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री तक तापमान चले जाता है, जिससे कि आदमी जो है बहुत परेशान हो जाता है, समझ रहे, कभी कभी आदमी मर भी जाता है। तो ऐसा संभावना हो जाता है। ओजोन परत से क्या, ओजोन परत में अगर छिद्र होने लगेगा तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणें जो है पृथ्वी पर आने लगा, जिससे क्या मनुष्य का जो पूरा शरीर का जो चमड़ है वो क्या होने, जरने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण हम लोग प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, गैस प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण, ठीक है ना, जिसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ये सारा प्रदूषण कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग को इसका क्या कर्ज चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब देखिए मानव के जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक क्या शांति के लिए समाज में संसाधनों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। क्या हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सतत पोषणीय विकास।
सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अर्थव्यवस्था में भी मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। कहता है संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहता है। मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ। संसाधनों का ऐसा उपयोग करिए कि आने वाला जो अपना पीढ़ी है, मतलब हम हैं, हमारे बच्चे या हमारे जो छोटे बच्चे, उस बच्चों के बच्चे जो आएंगे, मतलब पीढ़ी, मतलब कि आने वाली पीढ़ी, उनके लिए भी हम ऐसे उपयोग करें संसाधन ताकि वो उनके लिए भी संसाधन बचे, ठीक है ना। यही है सतत पोषणीय विकास, ठीक है, यही है सतत पोषणीय विकास, ठीक है ना। और आपको नोट्स के लिए एनसीईआरटी सोशल साइंस वाला चैनल, एनसीईआरटी सोशल साइंस वाला चैनल, टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको नोट्स मिलेगा सब चैप्टर का, समझ गए ना। सब चैप्टर का मैं नोट्स दूंगा, सारे आप लोग जो है आइए वहां पे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है ना। एनसीईआरटी सोशल साइंस वाले को मैं वहां पे दूंगा आप सभी को, ठीक है, नोट्स दूंगा। ये सभी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। एजेंडा 21 क्या आता है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। कब किया था, 1992 में किया एजेंडा 21, ठीक है ना। क्या एजेंडा 21 जो है पारित किया, एजेंडा 21 जो है पारित किया, एजेंडा 21, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसका एक ही था कि पर्यावरण में जो क्षति हुआ है, जो पर्यावरण के कारण रोग हो रहा है, जो आपदा आ रहा है, उन सभी से हम लोग को निपटना है। इसलिए एजेंडा 21 को जो है कब 1992 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1992 में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसाधन नियोजन क्या होता है। देखिए संसाधन नियोजन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। संसाधन नियोजन क्या होता है, ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन क्या नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन, मतलब कि ऐसा उपाय या तकनीक जिसके द्वारा हम संसाधन का अच्छे तरीके से, मतलब जितना जरूरत है उतना ही उपयोग में लाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सुनिश्चित किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। अभी देखिए सरकार के द्वारा बहुत सारा नियोजन चलाया जा रहा है, जैसे कि गंगा 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 स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। किस लिए, पर्यावरण को साफ करने के लिए, पर्यावरण को जो है ना नियोजित तरीका से, तो ये सब नियोजन चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप आगे अगर एग्जाम देने वाले हैं कंपटीशन, तो ये सब क्वेश्चन सब आपको पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है ना। भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन नियोजन कैसे होगा, देखिए बहुत सारे आदमी का सोच गिरा हुआ होता है, समझ गए ना, सोच बहुत गिरा हुआ होता है, जिस कारण से वो संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करता है, ठीक है ना। जैसे बिजली का आप अभी जो है, अब जो है रिचार्ज वाला मीटर लग रहा है, तो आदमी जितना ही जरूरत कर यूज करता है, जैसे कि मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, उसी तरह से बिजली भी रिचार्ज होने लगा है। जितना आपका प्रीपेड रिचार्ज होगा बिजली, उतना ही बिजली जलेगा आपका, ठीक है ना, उतना ही बिजली आपका जो है जलेगा। बाकी क्या होगा, बाकी जो है ना समझ जाइए कि आपका, अगर जैसे कि मान लीजिए जिसको नहीं लगा है प्रीपेड, तो वो अंधाधुंध बिजली का उपयोग कर रहा है, मीटर नहीं लगा तो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, तो ये सब क्षति हुआ, मतलब संसाधन का क्षति करना हुआ। अब देखिए जल पानी का, मतलब एक बाल्टी का जरूरत है पानी का, एक बकेट का, वहां पे 10 बाल्टी यूज कर रहे हैं, तो वो अंधाधुंध उपयोग हो गया, ठीक है ना। तो संसाधन नियोजन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए भारत में संसाधन नियोजन क्या है। देखिए आप सभी कहेंगे सर आप जो है पूरा नोट्स बना के पढ़ाते हैं। जी हाँ, हम पूरा नोट्स बना के पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस वाला बाय राहुल सर, आपको पूरा नोट्स दे के पढ़ाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नंबर भी दिया होगा राहुल सर का, ठीक है ना। ये देखिए संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। पहला तो पॉइंट ये आपका हो गया, जो आप विकास करने के लिए योजना बना रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी भारत संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। आप लोग जानते हैं प्रथम पहला जो पंचवर्षीय योजना बनाया गया था 1955 में, ठीक है ना, तो आप सभी को पता होगा उसमें जो है ना संसाधन को मेन एक पॉइंट रखा गया था, मेन एक जो है उसका सिद्धांत रखा गया था। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सभी देश में सभी देश में पूरे देश में जो है जो भी राज्य है उसका वहां पे पहचान कर लेना कि कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे हीरा है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे चांदी है, पहचान करके उनका जो है ना तालिका तैयार करना, ठीक है ना। क्या तैयार करना? तालिका तैयार करना। दूसरा है उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे से सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। अब हमको ढांचा भी तैयार करना है, कितना उपयोग करना है, कितना मतलब कि रखना है, इस्तेमाल करने के बाद कितना क्या करना है, उसके लिए भी एक ढांचा बनाना, तैयार करना, ठीक है ना। उसके बाद संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। संसाधन नियोजन और विकास के बीच में क्या? सही तालमेल बैठाना। देखिए मेन बात क्या होता है ना कि आप लोग अगर सही से सोच के चलिएगा तो आपको संसाधन जो है मिलेगा। संसाधन देखिए हम लोग का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा है, जैसे शरीर का हिस्सा हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, समझ गए ना, आंख होता है, ये उसी प्रकार से पर्यावरण का हिस्सा है क्या? संसाधन। अगर आप उसका क्षति करते रहिएगा तो आपको जो है ना एक समय आएगा कि संसाधन भी आपको हानि पहुंचाएगा। जैसे कि हम सभी देख एक महामारी से आप एक महामारी से ग्रसित हो चुके हैं, सभी कोई परेशान हो चुके हैं, उसे आपदा ही कहा जाए, ठीक है ना। कोरोना वायरस के बारे में आप सभी जाने ही होंगे, बाढ़ के बारे में जानते ही होंगे, वो भी आपदा प्रबंधन में आप सभी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण कैसे करें, ठीक है ना। संसाधन संरक्षण कैसे करें, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जो है, बहुत ही सुंदर तस्वीर है संसाधन का, जो कि आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त जो है ये फिगर है, आप सभी देख रहे होंगे संसाधन का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये कितना हरा भरा जो है, कितना हरा भरा दिख रहा है हम लोगों को। ये देखिए और एक साइड में आपको दिख रहा है ये प्रदूषण, ये देखिए कि साइड में आपको प्रदूषण दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा प्रदूषण आपको दिख रहा है। और एक साइड में देखिए क्या हरियाली दिख रहा है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। और इस साइड में देखिए कितना बेकार लग रहा है देखने में, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना बुरा लग रहा है, ठीक है ना। तो संसाधन हम लोग का जो ना हम लोग खुद करते हैं बर्बाद, और हम ही लोग को उसको अच्छे से बना के जितना हो सके वृक्ष लगाइए, जितना हो सके पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधा संसाधन जो है हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, आने वाले पीढ़ी के लिए जरूरी है, ठीक है ना। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी ख्याल रखा जाए। संसाधन संरक्षण एक ही बात बताता है कि आने वाले समय में हमको ऐसे संसाधन का उपयोग करना है ताकि आने वाली जो पीढ़ी हो उसके लिए भी संसाधन बच सके और उसके लिए भी संसाधन हम रख सके, ठीक है ना। ये नहीं कि हमको खुद ही अकेले यूज करके खत्म कर दे, आने वाली पीढ़ी जो है पूरी नस्ल ही बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग भू संसाधन पढ़ेंगे, मतलब भूमि संसाधन। क्या पढ़ेंगे? भूमि संसाधन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भूमि संसाधन, ठीक है। भूमि संसाधन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। कहता है कि जितना भी जीव जंतु है सब जो है ना भूमि पर ही आश्रित है। आपको जीवन भूमि पर है, मानव जीवन भूमि पर है, आर्थिक क्रियाएं भूमि पर है, परिवहन जो भी रोड है, रेल सभी परिवहन भूमि पर ही है, संचार व्यवस्था जितना है सब भूमि पर ही है। भूमि एक सीमित संसाधन है, भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन है, और इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 29.3% ही क्या है? पृथ्वी पर भूमि है, और 7% क्या है? जल है। आप सभी को पता ही होगा। तो भूमि और जल, भूमि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भूमि पर घर बना के रहते हैं, उसी पे जो है हम लोग अपना अपना पशुपालन पर सब प्रकार की क्रिया जो है भूमि पर ही करते हैं। तो भूमि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूमि संसाधन जो है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बिना रुके। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं भूमि संसाधन के बारे में। देखिए भारत में भूमि संसाधन कितना, कहता है लगभग
43% जो है भू क्षेत्र मैदान। मैदान जो है आपको वो कितना है, आपको लिख देता हूं मैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 43% मैदान है, ठीक है ना। उसके बाद जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, जो कृषि और विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। अब कह रहा है 30% जो है ना, 30% आपको जो है पर्वत है, क्या है, पर्वत है, ठीक है ना। 30% क्या है, पर्वत है। उसके बाद देखिए जो बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करता है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। कहता है जो पर्वत जो है वो हमारी नदियों के प्रभाव को जो है सुनिश्चित करता है कि उसे किधर बढ़ना है, पर्वत ही सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। बाकी आपको 27% जो है वो क्या है, पठारी इलाका है, क्या है, पठारी क्षेत्र है। कितना प्रतिशत है, 27% आपको क्या है, पठारी इलाका है। खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन जो है कोष है, कहाँ पे, पृथ्वी पे, ठीक है ना। टोटल आप लोग जोड़ लीजिए 43, 30, ठीक है ना, और 27, टोटल जोड़िएगा 27 और आपको ये 57 हो गया, इधर जोड़ लीजिए 100% पूरा पूर गया आपको, ठीक है ना। तो 27% क्या है, पठार है, 43% मैदान है और 30% पर्वत है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसका देखिए भू उपयोग, भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। देखिए भू उपयोग का हम लोग विभिन्न प्रकार के भौगोलिक आर्थिक क्रियाओं के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, भूमि का, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भूमि का आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन सब है। पहला है वन, पेड़ों से अनचित एक विशाल क्षेत्र बनता है। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर कृषि, अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग, ये सभी क्या है, कृषि के लिए भी है। और कृषि अनुपलब्ध भूमि, जहाँ पे कृषि नहीं होता है उसके लिए हम अनुपलब्ध कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा प्रति भूमि, वर्तमान प्रति, जहाँ कृषि एक वर्ष से उससे कम समय में खेती ना की गई हो। कहता है जहाँ एक के बार खेती किया गया, एक वर्ष में किया हुआ, उसके बाद खेती नहीं किया गया, तो उसे बोलते हैं प्रति भूमि। उसके बाद अन्य प्रति, जहाँ पर 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई। बहुत सारा मैदान होता है जहाँ पे 1 से 5 वर्ष के बीच जो है खेती नहीं किया गया हो। तीसरा अन्य कृषि योग्य, ठीक है ना। अस्थाई चारागाह, जहाँ अन्य गोदाचर भूमि, विधित वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग बंजर भूमि 5 वर्ष या अधिक खेत से खाली, मतलब कहता है 5 वर्ष से या 5 वर्ष से अधिक क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। जैसे अस्थाई चारागाह, ठीक है ना, मतलब पशुओं का चरने का जो है मैदान, ठीक है ना। उसके बाद बगीचा हो गया, आपको बहुत सारा हो गया, ठीक है ना, बंजर भूमि हो गया, ये सभी क्या हो गया, अन्य कृषि योग भूमि हो गया। शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्र, ठीक है ना, ऐसे कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे हम लोग बार बार खेती करते हैं, एक एक वर्ष से ज्यादा, ठीक है ना। एक वर्ष क्या कहते हैं, एक वर्ष में एक बार से अधिक, एक बार से अधिक मतलब कि वर्ष में जो है हम लोग 3 बार खेती करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। अब देखिए भारत में जो है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, औद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा इत्यादि शामिल है, ठीक है ना। भू निम्नीकरण के कारण क्या है, भू निम्नीकरण के कारण क्या है, ठीक है। पहले जो है उपयोग में जो भौतिक कारक होता है जैसे भू आकृति हो गया, मृदा जलवायु हो गया, तथा जो है मानवीय कारक जैसे बहुत सारी जनसंख्या घनत्व को लेकर आदमी घर बनाते हैं, औद्योगिक क्षमता के लिए कारखाना बनाते हैं, सांस्कृतिक और परंपरा के लिए जो है बहुत सारे मतलब करते इमारतें खड़े करते हैं, तो वो हो गया भू उपयोग प्रारूप के लिए। पहला होता है भू निम्नीकरण के कारण, खनन के लिए, अतिचारण के लिए, अति सिंचाई के लिए, औद्योगिक प्रदूषण के लिए,
वनोन्मूलन के लिए, ठीक है ना, वन लगाने के लिए, समझ गए ना। तो ये सभी क्या है, हमारा भू निम्नीकरण के कारण है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भूमि संरक्षण के उपाय। पहले वन रोपण, पशु चारण नियंत्रण, रक्षक मखेला, उसके बाद खनन नियंत्रण। देखिए, आपको बता दें कि जितना आप वन लगाइएगा उतना जो है हमारा भूमि सुरक्षित होगा। पशु चारण पर जितना हम लोग जो है पशु को रोकेंगे वन खाने से या जो है हरियाली खाने से, तो उतना हमारा जो है भूमि संरक्षण होगा, ठीक है ना। रक्षा मखेला, अब देखिए रक्षक मखेला इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग जो है गलत अपशिष्ट पदार्थ जो है भूमि पर डाल देते हैं, इसलिए रक्षक मखेला बोला गया। खनन नियंत्रण करना है, भूमि को ज्यादा जो है आप लोग मिट्टी खोदना बंद कीजिए, मिट्टी को ज्यादा मत खोदिए, जितना गड्ढा आप कीजिएगा उतना भूमि का जो है क्या होगा, क्षरण होगा। उसके बाद औद्योगिक जल का परिष्करण, कहता है औद्योगिक जो जल होता है उसको आप जो है ऐसी जगह बहाइए जहां पे जो है अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि ऐसी जगह मत बहाइए। वो क्या कहता है, औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना जल, वो बेकार होता है, जमीन को बंजर कर देता है दोस्तों। तो इसलिए उसे नदी में आप बहाइए ताकि नदी से वो प्रवाहित होके जो है उसका असर ना हो। देखिए ये आप जो है ये बंजर भूमि देख रहे होंगे, ये देखिए एक वृक्ष का पौधा हाथ में लेके आदमी जो है दिखा रहा है। ये देखिए आपको वन दिख रहा है, सुंदर वन लग रहा है देखने में। ये देखिए आपको जो है ये कोनो सो ये कोई सा भी डैम है, ठीक है ना, कोई ये बांध है, आपको दिख रहा होगा ये कोई बांध है, ठीक है। अब चलिए ये सभी आप सभी देख रहे हैं मृदा संसाधन के, ठीक है ना। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में देखिए कई प्रकार के जीवों का आवास है, इसलिए मिट्टी को हम लोग को संरक्षित रखना चाहिए, ठीक है ना। मिट्टी को जो है कभी भी संरक्षित ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा जो है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये भी चीज जानना जरूरी है आप सभी को। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, देखिए ध्यान से, मिट्टी का निर्माण अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्रा में 1 सेंटीमीटर मृदा मृदा को बनने में हजारों वर्ष लगता है। कहता है 1 सेंटीमीटर मृदा को जो है बनने में हजारों वर्ष लगता है दोस्तों, हजारों वर्ष लग जाता है। दूसरा, मृदा का निर्माण सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन, ठीक है ना। ये तीन चीज जरूरी होता है मृदा के अपघटन में, मृदा का सेल बनने में, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में कई भौतिक रासायनिक परिवर्तन का भी योगदान होता है। कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं इस प्रक्रिया में, मिट्टी के निर्माण में, ठीक है ना। कई बहुत सारे मिट्टी में सबसे मात्रा में क्या पाया जाता है, ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए मृदा के हम लोग प्रकार, मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे। पहला है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, देखिए यहाँ पे लाल एवं पीली मृदा का आपको दृश्य दिख रहा होगा, लाल एवं पीली मृदा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखिए आप लोग कैसा होता है जलोढ़ मृदा, ध्यान से देखिएगा। जलोढ़ मृदा आप सभी को समझा दूं, जलोढ़ मृदा जो होता है ना वो बजरी टाइप का, कंकड़ टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। नदी के द्वारा जो पानी में बहाव लाया जाता है मिट्टी, उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक नवीन और एक खाद। एक होता है नवीन, एक होता है पुरानी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। काली मृदा क्या होता है, काली मृदा भी आप लोग को दिखाते हैं, काली मृदा क्या होता है। ये देखिए काली मृदा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये काली मृदा है, ये काली मृदा है, ठीक है ना। हम लोग के इधर काली मृदा पाया जाता है, हम लोग का इधर जो खेती होता है ना इधर काली मृदा पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें गेहूं का खेती बहुत ही अच्छा होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। इस पे खेती जो है आराम से किया जा सकता है, मगर ये मिट्टी सूखने के बाद जल्दी जो है टूटता भी नहीं है, इसलिए इसे हम लोग काली मृदा कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे भी बात करते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पहले हम फिगर देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए वन मृदा है, ठीक है ना, ये उसे वन मृदा कहते हैं। ये मरुस्थलीय मृदा, बंजर भूमि जिसको कहते हैं, रेगिस्तान। ये है लेटेराइट मृदा, ठीक है ना, जो कि पत्थर टाइप का बना होता है, इसलिए इसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। अब जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं पहले। देखिए जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 45% क्षेत्रों में पाई जाती है, भारत के लगभग 45% क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसके बारे में आगे बात फिर करते हैं हम लोग।
देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में और आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यह मिट्टी में पोटास की बहुलता ज्यादा होता है, इसमें पोटास बहुत ज्यादा माना पाया जाता है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है। सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है। रेत, सींट तथा मृदिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार का मैंने बताया, पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, इस पे देखिए गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, ये सब फसल उपजाए जाते हैं, याद रखिएगा, चावल, गेहूं और गन्ना, ठीक है ना। अब देखिए काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। काला, इसका रंग काला होता है, अन्य नाम से इसका रेंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगर मृदा कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको टेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति होती है। इसमें कहता है टेनीफेरस और मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति होती है। बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है। आयरन, चूना, अल्मुनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है इसमें काली में, ठीक है ना। आयरन और चूना और अल्मुनियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की ज्यादा बहुलता होती है, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए ये मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के पठारों पर भी पाया जाता है ये मृदा, ठीक है ना। ये मृदा जो है यहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में भी ये मृदा पाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए लाल एवं पीली मृदा, ठीक है ना। लाल एवं पीली मृदा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, लाल एवं पीली मृदा क्या होता है? लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल, कहीं कहीं पीली होती है। लोहे का जो है इस मृदा में ज्यादा होता है, लोहे के कण के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है और कहीं कहीं पीला भी होता है। अम्लीय प्राकृतिक मिट्टी होती है, ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, ठीक है ना। इसमें अम्लीय की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है ना, अम्ल का मात्रा ज्यादा होता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। चूना अगर इसमें इस्तेमाल किया जाए तो उर्वरता इसका बढ़ जाएगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में वगैरह में, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ों में भी पाई जाती है, ठीक है ना। उसका लेटेराइट मृदा देखिए, उच्च तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले, जैसे औरंगाबाद, ठीक है ना, अपने बिहार में। भारतीय वर्षा से अत्यधिक निरीक्षण का परिणाम होता है। भारी वर्षा से जो है ना इसका अत्यधिक निरीक्षण का परिणाम होता है। चाय एवं काजू के लिए उपयुक्त है। चाय एवं काजू उत्पादन के लिए जो है लेटेराइट मृदा बहुत ही अच्छा है। इसका उत्पादन केरल में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है ना वहां पे ये मृदा पाया जाता है। कौन सा? लेटेराइट मृदा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मरुस्थलीय मृदा, देखिए मरुस्थलीय क्या है? इसका रंग लाल भूरा होता है, रेतीली एवं लवणीय होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। क्या होती है? जल वाष्पन की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, जिसको रेतीला मिट्टी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर हम लोग इसमें बहुत ज्यादा जल का मात्रा डालें, सिंचाई करें तो ये क्या हो सकता है? उपजाऊ के लिए बन सकता है। उसके बाद पहाड़ी पर, जिसको हम पिडमाउंट जोन भी कहते हैं, ठीक है ना, पिडमाउंट जोन भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है पहाड़ी पद किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाले क्षेत्र, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद, अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पहाड़ी पद कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? ढक्कन ट्रैप। ये क्या है? ढक्कन ट्रैप के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ढक्कन ट्रैप क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, लास्ट ही है, आराम से बस लास्ट ही होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार की काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वन मृदा,
पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। दूसरा, गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमन और सिल्टदार होती है, अधिक सील और ह्यूमस रहित होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत ही ह्यूमसदार होता है ये मिट्टी। खादर एवं बांगर में अंतर, ध्यान से सुनिएगा, खादर एवं बांगर में अंतर क्या है, एग्जाम में पूछता है, बीबीआई है, मोस्ट बीबीआई है, ठीक है ना। कोशिश करिएगा लिखने का भी, अगर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। पहले इसको समझ लेते हैं, खादर और बांगर में अंतर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। खादर देखिए ये नवीन जलोढ़ होती है और ये बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है, मतलब पुरानी, ठीक है ना। ये अधिक अधिक बारीक और रतीली होती है। ये कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ये बार बार नवीनीकरण संभव होता है, इसमें बार बार नवीनीकरण नहीं होता है। ये नदी के पास डलता और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, ठीक है, जहां पे जमीन अच्छा होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं, मृदा अपरदन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी कटना, ठीक है ना, मिट्टी कटाई। मृदा के कटाव या उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के कटाव, या बारिश हुआ उसमें मिट्टी कटता है, या बाढ़ आया तो उसमें मिट्टी कट गया, ठीक है ना, गंगा काट के ले गया तो वो मृदा कटाव हो गया, तो उसको मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है ना। मृदा अपरदन के कारण क्या सब है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण एवं खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी एवं जल, कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, पवन द्वारा मैदान अथवा डालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना, ये सभी क्या है? मृदा अपरदन के कारण है। मृदा अपरदन के समाधान क्या है? ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं की समांतर हल से चलाने का, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों को पट्टीदारों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाकर, खेत के चारों तरफ पैरों को कतार में लगाकर एक मखेला बनाना, वनोरोपण, ठीक है ना। ये सभी क्या है? हमारा मृदा रोपण का जो है समाधान है, सॉरी, मृदा अपरदन का जो है क्या है? समाधान है। क्या है? मृदा अपरदन का समाधान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मृदा अपरदन भी बहुत ज्यादा होता है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है आप लोग का, देख लीजिए, अति पशुचारण को नियंत्रण करना, ठीक है ना। अति पशुचारण क्या करना? नियंत्रण करना, ध्यान दीजिएगा। अति पशुचारण क्या करना? नियंत्रण करना। देखिए अति पशुचारण को वही है, मृदा अपरदन का समाधान है ये। अब देखिए बहता हुआ, अब नालिकाएं क्या कहलाता है? बहता हुआ जल मृदिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, जिन्हें अभिनालिका कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उख्यांत भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उख्यांत भूमि कहते हैं। जो जोतने योग्य नहीं होती उसे उख्यांत भूमि कहते हैं। कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, वो जोतने योग्य नहीं रहता, ठीक है ना। खड्डे भूमि, चंबल बेसिन में इसे गड्ढे भूमि भी कहते हैं। चंबल बेसिन में से क्या कहते हैं? गड्ढे भूमि भी कहते हैं। पवन अपरदन, पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन अपरदन कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। जो भी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे जितने भी दोस्त हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और जिसको भी ये नोट्स चाहिए, सोशल साइंस वाला, एनसीईआरटी सोशल साइंस वाला ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाइए, ग्रुप पे जाइए और आपको नोट्स ये मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और चैनल पे जो है बने रहिएगा, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, लाइव प्लस ऑफलाइन दोनों मिलते रहेगा, ठीक है ना। और आप सभी से एक ही अनुरोध है, माता पिता का जो है पैसा खर्च होने से बचाइए और ज्यादा जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद साथियों।